सभी अभ्यर्थियों को हमारे YouTube चैनल की ओर से हार्दिक बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की मनोविज्ञान की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो इम्पोर्टेंट है, कचरा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि फालतू में रिपीटेड प्रश्न काम में ले लिए गए हो, बिल्कुल नए प्रकार के प्रश्न हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए है रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण रेबिन। ऑप्शन बी शाही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण रोरसा। ऑप्शन सी 16 पीएफ प्रश्नावली व्यक्तित्व मापन केटल। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। अब देखो ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न है दिया हुआ, इसमें प्रत्येक जो ऑप्शन है उसमें कुछ विधियां दे रखी है, कुछ परीक्षण दे रखे हैं और सामने उनके जनक दे रखे हैं। अब इनमें से कौन सा सही है उसको देखना है। देखो एक बार वापस चर्चा करते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन ए में रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, तो देखो ये बुद्धि परीक्षण है। ये क्या है? ये बुद्धि परीक्षण है, रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। और इसको देने वाले कौन थे? रेबिन थे। ठीक है, कौन थे? रेबिन थे। तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। अगला ऑप्शन बी में शाही धब्बा परीक्षण, ये भी एक प्रकार का व्यक्तित्व परीक्षण है और ये देने वाले सामने लिख रखा है रोरसा, तो ये भी सही है। और अगले में लिख रखा है ऑप्शन सी में 16 पीएफ प्रश्नावली, ये व्यक्तित्व मापन की विधि है। किसकी है? व्यक्तित्व मापन की विधि है और ये देने वाले थे अपने केटल। तो कहने का मतलब जो तीनों ही जो कथन है, जो तीनों ही जो विधियां दे रखी है, उनके सामने जो उनके जनक लिख रखा है वो बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, केस स्टडी विधि को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? केस स्टडी जो विधि है उसको किस अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है व्यक्ति इतिहास विधि। ऑप्शन बी जीवन इतिहास विधि। ऑप्शन सी में है जीवन वृत्त। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो केस स्टडी विधि को इन तीनों ही नामों से जाना जाता है। इसको व्यक्ति इतिहास विधि भी बोलते हैं, इसको जीवन इतिहास विधि भी बोलते हैं और इसको जीवन वृत्त विधि भी बोलते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला तीसरा प्रश्न है, सृजनात्मकता एवं उनके जनक का निम्न में से कौन सा सम्मेलन सही है? मतलब एक तरफ दे रखा है सृजनात्मकता के सिद्धांत और दूसरी तरफ है उनके प्रतिपादक सामने दे रखा है, तो इनमें से देखना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए है अस्तित्ववादी सिद्धांत विलियम वुंट। ऑप्शन बी में है अंतर्दृष्टिवाद सिद्धांत वर्दीमर। ऑप्शन सी में है शास्त्रीयवाद सिद्धांत रिबोट। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मतलब अस्तित्ववादी सिद्धांत विलियम वुंट ने दिया था, अंतर्दृष्टिवादी सिद्धांत वर्दीमर ने दिया था और शास्त्रीयवाद का सिद्धांत है वो रिबोट ने दिया था। इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न है, रोनेनविग परीक्षण निम्न में से किसका मापन करता है? तो रोनेनविग परीक्षण किसका मापन करता है? ऑप्शन ए है तनाव का। ऑप्शन बी में है सृजनात्मकता का। ऑप्शन सी में है भग्नाशा या कुंठा का। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी भग्नाशा या कुंठा का। जो रोनेनविग परीक्षण होता है वो भग्नाशा या जिसको कुंठा कहते हैं इसका मापन करता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन प्रकार का मूल्यांकन है? ऑप्शन ए मौखिक परीक्षाएं। ऑप्शन बी लिखित परीक्षाएं। ऑप्शन सी मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार की परीक्षाएं। ऑप्शन डी प्रश्नावली आधारित परीक्षाएं और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए मौखिक परीक्षाएं। सबसे जो प्राचीन मूल्यांकन का जो तरीका होता था वो मौखिक परीक्षाएं ही होती थी, लिखित परीक्षाएं तो बाद में आई थी, है ना। पहले मौखिक परीक्षाओं के द्वारा ही मूल्यांकन किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक है जो कुसमायोजित बालक की पहचान कराने में सहायक है? मतलब कौन सा इनमें से एक कारक है जिसकी सहायता से अपन कुसमायोजित बालक की पहचान कर सकते हैं? ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है उत्साह। ऑप्शन बी अस्थिर संवेग। ऑप्शन सी चतुराई। ऑप्शन डी विद्वता और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो यहाँ पे
कुछ समायोजित बालक की पहचान कराने के लिए कौन सा जो कारक है वो सहायक होगा, तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी अस्थिर संवेग। देखो, जो व्यक्ति समायोजित होता है उसके संवेग स्थिर होते हैं, या उस व्यक्ति का अपने संवेगों पर क्या होता है, नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। आगे बात समझ में। लेकिन वो समायोजित जो बालक होता है उसके जो संवेग होता है वो अस्थिर होते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया, मतलब बुद्धिलब्धि शब्द जो IQ होती है इसका सबसे पहला उपयोग है वो किसने किया था? ऑप्शन ए गिलफोर्ड, ऑप्शन बी स्टर्न, ऑप्शन सी टर्मन, ऑप्शन डी केटल और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी टर्मन। क्या हो जाएगा? टर्मन हो जाएगा। बुद्धिलब्धि शब्द है उसका प्रयोग है वो टर्मन ने किया था, जबकि ध्यान रखना स्टर्न ने बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था। स्टर्न ने क्या दिया था? बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था, जबकि टर्मन ने बुद्धिलब्धि शब्द दिया था, है ना। बुद्धिलब्धि शब्द की जो ये टर्म है, ये टर्म किसने दी थी? ये दी टर्मन ने। किसने दी थी? टर्मन ने। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, बुद्धिलब्धि शब्द की जो टर्म है वो किसने दी? टर्मन ने। टर्म किसने दी? टर्मन ने। आगे देखो, अगला प्रश्न है, RTE एक्ट की कौन सी धारा के अनुसार प्रावधान है कि प्राइवेट या निजी विद्यालयों में 25% सीटें गरीब, दुर्बल एवं वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगी? मतलब RTE एक्ट जो है ना, इसमें कौन सी धारा में ये प्रावधान किया गया है कि 25% जो सीटें हैं वो गरीब बच्चों के लिए, दुर्बल और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए रिजर्व रहेगी, है ना। प्राइवेट स्कूलों में होता है 25% सीटें जो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनके लिए रिजर्व होती है। तो देखो धारा कौन सी है वो? ऑप्शन ए में है धारा 5, ऑप्शन बी में है धारा 12, ऑप्शन सी में है धारा 16 और ऑप्शन डी में है धारा 24, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 12। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए। कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है शांत, ऑप्शन बी शोरगुल से भरा, ऑप्शन सी अनुशासन से पूर्ण, ऑप्शन डी मित्रतापूर्ण और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार? देखो, यदि आप देखो शांत, शोरगुल से भरा तो हो ही नहीं सकता है। शांत, फिर अनुशासन से पूर्ण कि भाई अनुशासन होगा तो क्लास में पढ़ाई होगी। और अगला है मित्रतापूर्ण। देखो, केवल अनुशासन से काम नहीं चलेगा, जो कक्षा कक्ष का वातावरण है वो मित्रतापूर्ण होना चाहिए। मतलब है विद्यार्थियों के बीच में भी आपस में मित्रता होनी चाहिए, वो एक दूसरे की सहायता करने वाले होने चाहिए ताकि अधिगम में कमज़ोर विद्यार्थियों को सहायता मिल सके, है ना। वो अपने से जो ज़्यादा होशियार जो विद्यार्थी होते हैं उनसे कुछ ना कुछ सीख सके। और साथ ही साथ अध्यापक का भी जो व्यवहार है वो एक मित्रवत ही होना चाहिए ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और अधिगम संबंधी कोई समस्या हो तो बच्चे आसानी से सवाल पूछने में कोई झिझक ना करे टीचर से। तो मित्रतापूर्ण होगा तो पढ़ाई और अधिगम का जो कार्य है वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव व्यवहार है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम का फल, ऑप्शन बी वातावरण का फल, ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल, ऑप्शन डी वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगफल और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, मानव का जो व्यवहार होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का गुणनफल होता है। क्या होता है? दोनों का गुणनफल होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।